जेनिटल हर्पीज या हर्पीज जेनिटैलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। ये एक से दूसरे को हो सकती है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मेदांता मेडिसिटी, गुरुग्राम। आज आपके सामने हर्पीज रोग, हर्पीज जेनिटैलिस रोग के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट्स, 500 million पीपल आर अफेक्टेड विद जेनिटल हर्पीज वर्ल्ड वाइड। ये नॉर्मली 15 साल से 49 वर्ष की आयु में ज़्यादातर देखा गया है। इस वीडियो में आज हम जेनिटल हर्पीज के क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं, उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनिटल हर्पीज यानी हर्पीज रोग होता क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये जो बीमारी है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ये आसानी से फैल जाती है। इसके अंदर क्या क्या लक्षण देखे गए हैं। हर्पीज रोग एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो कि एक से दूसरे को आसानी से फैल सकती है। ये नॉर्मली बीमारी शुरू होने के 4 से 5 दिन के अंदर इसके लक्षण आने लगते हैं। हाउएवर ये जो लक्षण हैं ये 2 दिन में भी आ सकते हैं या किसी में अगर इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा रहे तो 15 दिन का समय भी ले सकते हैं पहले लक्षण अपीयर होने में। इस रोग के विभिन्न लक्षण पाए गए हैं रोगियों के अंदर। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स यानी कि छोटे छोटे छाले होने लगते हैं। ये पेनिस पे हो सकते हैं, ये विजाइनल एरिया में हो सकते हैं या ये ग्लूटियल रीजन पे एनस के आसपास हो सकते हैं। ये जो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हैं ये काफ़ी पेनफुल भी होते हैं और शुरुआत में इनमें टिंगलिंग और नमनेस जैसा प्रीड्रोमल हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं वो देखे गए हैं। उसके बाद में ये फुल ब्लोन ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। इसके अलावा इवन होठों पे, चेहरे पे या जो भी ऐसा बॉडी का पार्ट है जो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए जिसको ये बीमारी है, तो उन पार्ट्स पे भी यही सेम लक्षण पाए गए हैं। जेनिटल हर्पीज वायरस के कॉजेज़ क्या हैं? ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक से दूसरे को सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। इसमें 2 प्रकार के वायरस देखे जाते हैं नॉर्मली, हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स 2। जो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 है वो मेनली एसोसिएटेड होता है कोल्ड सोर्स के लिए, बट कुछ एक लोगों में हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 वायरस जो है वो भी एक कॉज होता है जेनिटल हर्पीज के लिए। जो HSV2 है वो एक मेजर कॉज है जेनिटल हर्पीज के लिए, बट ये भी एक इसी प्रकार से कुछ एक लोगों में सोर्स का भी एक कारण बन सकता है। अब हर्पीज रोग जो है वो शरीर के अंदर एंटर कैसे करता है? एंटर करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। अगर किसी को हर्पीज है तो उससे वो दूसरे को फैल सकता है। ये शरीर के अंदर जब वायरस जाता है तो वायरस जाके शरीर के अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाता है। उसके बाद ये सेल्स के अंदर और ज़्यादा इसकी मल्टीप्लिकेशन तेज होने लगती है। इसके बाद में ये जो वायरस है ये बॉडी के अंदर खून में आ जाता है। खून से ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर फैलने लगता है। अगर हम ऐसे पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशंस करें तो हम पाएंगे उनके सीमेन में, उनके सलाइवा में और उनके ब्लड में ये इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हर्पीज रोग के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर कोई मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करते हैं तो उनके अंदर ये नॉर्मली देखा गया है। अगर बिना कॉन्डोम यूज़ करे या बिना प्रोटेक्शन यूज़ करे सेक्स करते हैं तो भी ये आसानी से फैल सकता है। इसके अलावा अगर किसी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि डायबिटीज़ है या लो उसका स्टेटस है, इम्यून स्टेटस है, तो उनमें भी ये तेज़ी से फैल के मल्टीप्लाई कर सकता है। हर्पीज़ रोग को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है?
इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको अगर किसी को ब्लिस्टर्स होते हैं जो जो एरियाज़ में मैंने बताया, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको दिखाएं। सो क्लिनिकली एग्जामिन करके आराम से हर्पीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्वैब ले लेते हैं, जहाँ पे ब्लिस्टर्स हैं उनका स्वैब लेके उसको लैब में जांच के लिए भेजते हैं। पीसीआर टेस्ट एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो कि हर्पीज़ के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ HSV1 एंड 2 के लिए ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जिससे कि डायग्नोसिस इसका कंफर्म हो जाता है। और एक बार कंफर्म होने के बाद ही फिर हम आगे उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। हर्पीज़ रोग का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, सो इसको पूरे से बॉडी से इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं ताकि ये बार बार रिपीट नहीं होए, हर्पीज़ बार बार नहीं आए, और जो अगर किसी को लक्षण है तो वो रिलेटिवली पेन वगैरह ये सब सिम्टम्स उसके कम हो जाए। इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, जो कि हमें जिस टाइम पे प्रोड्रोमल सिम्टम्स दिखते हैं, प्रोड्रोमल सिम्टम्स मतलब पेशेंट को टिंगलिंग शुरू हो जाती है, उसको खारिश शुरू हो जाती है जिस एरिया में ब्लिस्टर्स आने हैं, तो वो सब प्रोड्रोमल सिम्टम्स शुरू होते ही हम एंटीवायरल ड्रग्स उनको बोलते हैं कि अपना शुरू करें, ताकि इसका जो सिम्टम्स है, जैसे पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं, उनमें क्रस्टिंग है, वो सब चीज़ों से बचा जा सके, उन सब चीज़ों को हम डिले कर सकें। इसी प्रकार से प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर प्रेगनेंसी है किसी को, तो उनमें भी ये एंटीवायरल ड्रग्स देने का बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कारण है। वो ये कि हम लोग उसकी ट्रांसमिशन बच्चे को कैसे रोक सके। सो ये जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं शुरू करें, जिससे कि वो टाइम पीरियड बढ़ता रहे, जल्दी जल्दी अगर अटैक्स होते हैं हर्पीज़ के वो नहीं होए, और प्लस आगे ट्रांसमिशन से बचा जा सके। अब हर्पीज़ रोग के रिस्क को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके लिए कुछ एक सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो इससे डेफिनेटली हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई मल्टीपल पार्टनर्स में सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको बैरियर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्डम्स यूज़ करें। इसके अलावा अगर किसी को हर्पीज़ के लक्षण हैं और जिस टाइम पे जिस समय ये लक्षण देखे जाते हैं उस टाइम पे वो अपने पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करे, उससे दूर रहे, तो वो उसको ट्रांसमिट होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी ये लक्षण अपीयर हो रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपना इम्यून स्टेटस चेक कराना चाहिए, उसके लिए मेडिसिन्स लेनी चाहिए जिससे कि इम्यून बूस्ट हो सके और शरीर में ये जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं करें। अगर हम हर्पीज़ का ट्रीटमेंट नियमित रूप से नहीं करते, डॉक्टर्स को इस सलाह नहीं लेते, उसके लिए मेडिसिन्स नहीं लेते, तो ये जो बीमारी है हर्पीज़, ये बार बार मैनिफेस्ट करेगी। पेशेंट्स को बार बार ब्लिस्टर्स आने लग जाएंगे, वो बार बार पेन में रहेगा, बार बार उन ब्लिस्टर्स से डिस्चार्ज होएगा, फिर उसमें क्रस्ट बनेगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये ब्लड से बाकी के अंगों में भी जल्दी जल्दी पहुंच सकता है, और सबसे अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसकी देखी जाए तो मेनिंजाइटिस का रूप भी ले सकती है। अगर ये वायरस ब्रेन में पहुंच जाए तो ये वायरल मेनिंजाइटिस का रूप ले सकता है। सो इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको बहुत सावधानी से हमें इसका उपचार और उपाय करना जरूरी है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको पहले हर्पीज़ की हिस्ट्री है, तो उसको अपने डॉक्टर से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ये बात बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मसला है। एंटीवायरल ड्रग्स जो कि प्रेगनेंसी में भी सेफ़ होती हैं वो शुरू करी जा सकती हैं। प्लस अगर उनको लगता है कि एपिसोड्स ज़्यादा सिवियर हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, और वो बच्चे की ट्रांसमिशन ना होए, तो उसके लिए हम लोग कई बार सिजेरियन सेक्शन से भी डिलीवरी उनको एडवाइस करते हैं, ताकि वो बच्चे को आगे बीमारी नहीं फैले। आशा है आपको हर्पीज़ रोग का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड आगे वीडियोस के लिए आप हमारे टाटा 1mg चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।